अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, वेलकम टू प्लानिंग कोर्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। लास्ट जितनी भी लेक्चर थे उसके अंदर हमने WBS को डिफ़ाइन किया था, हमने प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन किया था, कैलेंडर को हमने डिफ़ाइन किया था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप काइंडली उन लेक्चर को ज़रूर टच करें, क्योंकि हमारे जितना भी कोर्स है वो बेसिक से है। और लास्ट में हम इस कोर्स को यहाँ इस डैशबोर्ड तक लेके आएंगे। यहाँ पे जितनी भी आगे आपके पास टैब है, मैन पावर, डिटेल है, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है, वीकली एस्कर्व होता है, हिस्टोग्राम होता है, ये सारे हम इस डैशबोर्ड के अंदर बनाएंगे। और एक समरी, ये हमारे पास जो डैशबोर्ड है 1 पेज, इसके अंदर हमारी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की डिटेल होती है वो यहाँ पे इसी तरह शो होती है। और हमने भी लास्ट में इसी तरह एक डैशबोर्ड बनाना है। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ को। हमारे पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए थे वो डिटेल बेस्ड थे और उसके अंदर हमने ये जितना भी स्कोप ऑफ वर्क था उसको डिफ़ाइन किया था। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, साइट का वर्क था हमारे पास, यानी साइट डेवलपमेंट, स्टॉर्म लाइन था, सिवर लाइन था, इरिगेशन नेटवर्क था, फिर बाउंड्री वाल हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग्स थे, बिल्डिंग 1 था, बिल्डिंग 2 था। अगर किसी ने लेक्चर्स पिछले देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि बिल्डिंग 2 को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बिल्डिंग 2 ऐड किया था। अगर इन केस आपके पास एक प्रोजेक्ट के अंदर 2 बिल्डिंगें, यानी जिनका कंट्रैक्ट भी सेपरेट है, तो वहाँ पे आप 2 बेस लाइन बनाएंगे, ठीक है। अगर इन केस आपके पास एक बिल्डिंग है, उसकी 4th फ्लोर है या 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, और एक बिल्डिंग के जो है आपके पास 2 फ्लोर है, यानी एक के बिल्डिंग के आपके पास 2 फ्लोर हो गए और दूसरे के आपके पास 4 फ्लोर हो गए। तो आपने क्या करना है, बिल्डिंग 1 के अंदर 4th जो आपके फ्लोर है उसको डिफ़ाइन करना है। फिर वही जो आपने एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की है, स्कोप ऑफ वर्क आपने डिफ़ाइन किया है, लिंक से पहले यानी रिलेशनशिप लगाने से पहले आपने वो सारी एक्टिविटीज़, सारे WBS आपने वहाँ से बिल्डिंग 1 से कॉपी करना है और बिल्डिंग 2 के अंदर पेस्ट करने हैं। फिर आपने जो आपकी 2 एक्स्ट्रा फ्लोर है उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। अगर इन केस आप 1 बाय 1 करेंगे तो वहाँ आपसे कोई स्कोप ऑफ वर्क जो है वो मिस भी हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप बिल्डिंग 1 के अंदर जो डिफ़ाइन करें वही उसी को कॉपी करो और बिल्डिंग 2 के अंदर डिफ़ाइन करो। फिर उसके अंदर एक्टिविटीज़ आप चेक करेंगे, ठीक है। साथ साथ आप एक्टिविटीज़ चेक करेंगे कि जो एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा है या जो कम है वो आपको BOQ से भी पता लगेगा, वो आपको ड्राइंग से भी पता लगेगा और कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उससे भी पता लगेगा। अगर आप आरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ आपके पास स्केड्यूल C होगा, ठीक है। स्केड्यूल C होगा, उसके अंदर भी आपको डिटेल मिलेगी, वहाँ से भी आप एक्टिविटीज़ को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। आज हम प्रोसीड करते हैं, जो हमारा फर्दर एक्टिविटीज़ है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पे आपने ग्रुप एंड सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है। इसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे अगर इन केस हमारी कोई चीज़ ज़रूरत होगी, जब हम एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करेंगे फिर बाद में भी हम इस स्टेप के ऊपर आएंगे। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब बिगिनर होता है उसको ये इशू आता है कि यहाँ पे WBS जो है उसको शो नहीं होती। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे जब आप ग्रुप एंड सॉर्ट को ओपन करेंगे, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ भी आपको ग्रुप एंड सॉर्ट मेंशन होगा, इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रुप एंड सॉर्ट ओपन हो जाएगा। अब ये जितनी भी डिटेल है, शो ग्रैंड टोटल है, शो समरी है, श्रिंक वर्टिकल ग्रुपिंग है, अगर इनकेस इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो ये जो टैब्स हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। अब इनके ऊपर हमने लास्ट में भी काम करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ID एंड कोड को भी ओपन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ WBS के यहाँ पे देखो ID एंड कोड मुझे शो हो गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और टाइटल को अगर मैंने शो करना है तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली ये टाइटल मुझे शो हो गया, ठीक है। इसके ऊपर लास्ट में हम काम करेंगे जब हम बेसलाइन एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर हम दोबारा भी आएंगे। यहाँ पे आपने WBS को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर इन केस आपके पास कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, कोई फिल्टर शो अप्लाई आपने किए और आपको पता नहीं है, तो वहाँ आप यहाँ पे ग्रुप एंड सॉर्ट के अंदर आएंगे और ग्रुप एंड सॉर्ट के अंदर यहाँ आपने WBS को सेलेक्ट करना है, ठीक है। WBS को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये WBS क्लियरली डिफाइन हो जाएंगी। या आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो है सम टाइम अगर इन केस आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे ब्लैंक पेज शो हो रहा है, तो आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, ग्रुप एंड सॉर्ट पे आना है और यहाँ से आपने WBS को सेलेक्ट करना है, ठीक है। W आप प्रेस करेंगे तो यहाँ WBS पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास जितनी भी WBS है वो आ जाएंगे, ठीक है। एक बिगिनर होते हैं तो उनको ये चीज़ जो है काम आती है, इश्यूज़ आते हैं, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन करते, ठीक है। इसके ऊपर हम फर्दर भी डिटेल आगे चीज़ें
डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना। अब ये एक्टिविटीज़ कितना टाइम लेगी, कितनी क्लासेस लेगी, हम एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन को भी डिफ़ाइन करेंगे। ये कोर्स जो है डिटेल से है, इसको हम डिटेल से लेके जाएंगे और फर्दर इसकी जो प्रोडक्टिविटी शीट है वो भी मैं यूज़ करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा कि आपने हर एक्टिविटीज़ की प्रोडक्टिविटी शीट किस तरह डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। माइलस्टोन की तरफ हम आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है माइलस्टोन की एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी होती है, माइलस्टोन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपने इसको समझना है। आप यहाँ पे जर्नल की तरफ आए, यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ ऐड कर लेते हैं, माइलस्टोन किसे कहते हैं। माइलस्टोन हमारे पास एक्चुअली जो होती है वो एक टारगेट होता है, यानी एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है, कब ख़त्म करना है, किस स्टेज पे हमने मोबाइलाइजेशन स्टार्ट करनी है, ये क्या एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ हमारे पास माइलस्टोन के अंदर आती है। यानी एग्जांपल यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आईडी एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड हो गई। अब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ठीक है। मोस्टली जो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट जो होता है ये माइलस्टोन के अंदर आता है, लेकिन अगर आपने एडवांस लेवल पे बेस लाइन डिफाइन करना है, स्केड्यूल बनाना है, तो आप एक्टिविटी को एडवांस एक लॉजिक नाम दिया करो, ठीक है। यानी एग्जांपल प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एक सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर इसको यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कमिटमेंट डेट दे दूँ तो वो थोड़ा सा एडवांस लगता है, ठीक है। कमिटमेंट का भी मतलब ये है कि जिस दिन आपका प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस हुआ है, यानी आपका स्टार्ट हुआ है, सिंपल यही कह सकते हैं। प्रोजेक्ट का कमिटमेंट डेट कौन सा होता है, प्रोजेक्ट का कमिटमेंट डेट वो होता है जिस डेट को आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करेंगे वहाँ पे डेट, साइन, सिग्नेचर सब कुछ आपको मिलेगा। आपने वही डेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से ओपन करने हैं, उठाने हैं, और आपने वही डेट इसको यहाँ पे देनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट कमिटमेंट डेट यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ड्यूरेशन मेरी जो है ना वो है मेरी 40 डेज़, और यहाँ पे आप इसको अगर देख रहे तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक जो मेरा ग्राफ था उसके अंदर भी ड्यूरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, टाइम स्केल को मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, तो ताकि हमारी जो चीज़ें वो और क्लियर हो जाए। यहाँ आप इसको जो है ना वीक के अंदर लेके आए, यहाँ पे आ जाए मंथ वीक के अंदर, इस पर अप्लाई करें। यहाँ पे देखो मेरी अब यहाँ पे देखो ड्यूरेशन हम मुझे पता लग रही है कितनी चीज़ें 11 से स्टार्ट हो रही है और 18 के बीच में जाके ख़त्म हो रही है। इसको आपने मज़ीद यहाँ से चेक करना है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 15 मई को स्टार्ट होगी, 19 मई को हमारी ख़त्म होगी। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, यानी 15 मई को यहाँ पे स्टार्ट हो रही और यहाँ पे मेरे पास है 19 मई। अब यहाँ पे देखो ड्यूरेशन हमारी 40 डेज़ है, ठीक है, 40 डेज़ है। बट यहाँ पे क्या चीज़ है मेरे पास, यहाँ पे 15 मई से लेकर 19 मई तक है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, कितने दिन बन रहे हैं, 4 डेज़ बन रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास है 40 डेज़ बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 में है, 19 में है, कितने दिन हो गए, जो डेट के हिसाब से हमें शो हो रहे हैं 4 डे शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 40 है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारी ड्यूरेशन यहाँ से गलत सेलेक्ट है। आपने यहाँ पे एडिट पे आना है, यूज़र प्रेफरेंस से आना है, और यहाँ पे आपने जो ड्यूरेशन फॉर्मेट है ना इसको आपने डे के अंदर करना है। इसको डे पे आए और यहाँ से इसको क्लोज कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोज करेंगे तो अब यहाँ पे देखो 4 डेज़ आ गया। होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया है प्रोजेक्ट कमिटमेंट डेट जो है वो हमारे पास डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है वो है प्रोजेक्ट फिनिश डेट। प्रोजेक्ट फिनिश डेट को अगर हम एडवांस नाम दे दें तो इसको हम कह लेते हैं कि ए कंप्लीट अवॉर्ड ऑल मेजर इक्विपमेंट, यानी हमारी जितनी भी ऑल मेजर इक्विपमेंट है, वर्क है, उसको हमने कंप्लीट कर दिया और हैंडिंग ओवर। सिंपल इसको आईडी हम दे देते यहाँ पे प्रोजेक्ट फिनिश डेट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी एडवांस नेम्स जो है इसकी वो जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फिनिश डेट दे देता हूँ। अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑल मेजर अवार्ड दे दी तो वहाँ पे आपको शायद कन्फ्यूज़न हो जाए, या बिगिनर को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए, तो इस वजह से हम प्रोजेक्ट फिनिश डेट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कमिटमेंट डेट स्टार्ट डेट हो गया हमारा, फिनिश डेट हमारा क्या हो गया, जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट जो है हैंडिंग ओवर हो गया। अब ये डेट जो है ना ये यहाँ से हमने ख़त्म करनी है। यहाँ पे ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे डेट्स चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे फिक्स है भी लेकिन ये चेंज हो सकती है। यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा, यहाँ से इसको एक्टिविटी टाइप को चेंज करूँगा
और रिलेशनशिप लगाऊंगा। रिलेशनशिप को हम बाद में लगाएंगे, बट यहाँ पे अभी जो है मैं एक्टिविटीज़ को जो सिर्फ डिफाइन करता हूँ। और ये जो आईडीज़ है ना, ये हमने यूनिक रखनी है। ये साइप 331 के अंदर हमें क्लियरली डिफाइन हुआ है कि आपने प्रोजेक्ट की आईडी और एक्टिविटी नेम को यूनिक डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे सारे एक्टिविटीज़ डिफाइन हो गई, ये आसान है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना है, यूनिक नेम सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट हमें यहाँ पे फाइनल के अंदर आना है और यहाँ से आपने री नंबर या रीनेम एक्टिविटीज़ के ऊपर आना है। यहाँ पे देखो एडिट के अंदर हमारे पास है री नंबर एक्टिविटीज़ आईडी, यहाँ पे आपने जो है इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो डिजिट यूनिक नाम देना है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में जब हमारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो मैंने इसको नाम दे दिया, अब ये डुप्लीकेट आ रहा है, बट इसको यहाँ पे ओके ही रखो। यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और दोबारा मैं इसको यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके, यानी मैंने चेंजेस नहीं करनी, ये बाद में हम चेंजेस करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अभी हमारे पास ये जो है एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन हो गई, यानी माइलस्टोन डिफ़ाइन हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है मोबिलाइजेशन भी आपकी जो है वो आपकी साइट के ऊपर आपने काम कब स्टार्ट करना है। एक्चुअली मोबिलाइजेशन जो होता है हमारे पास, मोबिलाइजेशन किसे कहते हैं? मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि मैंने साइट के ऊपर मैन पावर पूरी कर दी, मैंने मशीनरी मटेरियल मैंने पूरी कर दी, यानी मैंने एक दिन डिसाइड कर दिया। यहाँ पे एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है 15 मई को। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट तो स्टार्ट 15 मई को कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मोबिलाइजेशन है ना वो मेरी 20 को स्टार्ट हो जाए। तो आपने यहाँ पे एक और कोशिश करें कि जो मोबिलाइजेशन है उसके लिए एक अलग WBS ऐड करें, क्योंकि उसके अंदर भी एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन अगर इन केस आप WBS डिफाइन नहीं करते तो आप यहाँ पे इसी माइलस्टोन के अंदर जो है एक एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम भी यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हम एक WBS इसके लिए अलग से ऐड करें, ठीक है। अब ये चीज़ें साथ साथ हम कर सकते हैं, जब तक हमारा बेसलाइन फाइनल ना हो हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, की मोबिलाइजेशन के बाद एक WBS ऐड कर लेता हूँ, सॉरी की माइलस्टोन के बाद, और इसको मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ मोबिलाइजेशन का, ठीक है। इसके अंदर हमारी मोबिलाइजेशन की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ मोबिलाइजेशन की। और यहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ के अंदर आता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ना रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे आ भी गया, बट इसको मैं थोड़ा सा एक और दफ़ा भी यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब मोबिलाइजेशन के अंदर जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है वो परमिट्स की होती है, यानी आपने परमिट्स जो है वो लेने होती है। जो हमारे पास स्पेशली अरामको प्रोजेक्ट के अंदर जो होती है आपने परमिट्स लेते होते हैं। और इसके बाद आपकी जो सबमिशन होती है, सबमिशन परमिट के डॉक्यूमेंट होती है, ये सारी आपने लेनी होती है। जब वैसे ही वो आपके परमिट्स जो है वो अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद आपने लेआउट प्लान की तरफ जाना है। अब लेआउट प्लान जो है ना वो भी आपकी मोबिलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोबिलाइजेशन के अंदर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है मैं ऐड कर लेता हूँ सिंपल ही मोबिलाइजेशन एट साइट। मोबिलाइजेशन एट साइट, इतने डीप एक्टिविटीज़ के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आगे हम फिर एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेंगे उसमें प्रोडक्टिविटी लिंक होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो काफ़ी हमारा जो है टाइम लेगा। तो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, तो इसको जस्ट जो है वो एक्टिविटीज़ आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। बाकी एक्टिविटीज़ जो है मैं जितनी डिटेल्स यहाँ पे जो मेन हमारी एक्टिविटीज़ होगी इसके अंदर हमारी काम होगी। एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट को समझे तो आपने सारी चीज़ों को कवर कर देना है, ठीक है। मोबिलाइजेशन एट साइट इसको कर लेते हैं, ठीक है, एट साइट। और यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ, दूसरी एक्टिविटीज़ एक लेता हूँ, अप्रूवल ऑफ परमिट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अप्रूवल ऑफ परमिट्स दे देता हूँ, ठीक है। ये स्पेलिंग वगैरह मुझसे मिस्टेक होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने इसको खुद ही करेक्ट करना है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को देखना है। इसके बाद हमारे पास फर्दर जो है लेआउट आ जाता है। अब लेआउट की आप इंजीनियरिंग के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेआउट प्लान, सबमिशन ऑफ लेआउट प्लान, यानी जब आप प्रोजेक्ट होता है डेफिनेटली आपने वहाँ पे जो है वो लेवलिंग करनी होती है, लेआउट करना होता है। लेवलिंग जब आप करेंगे, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने लेवलिंग करनी होती है, आपने लेआउट बनाना होता है, ठीक है। अब वो आप लेआउट की जो है एक अलग WBS भी ऐड कर सकते हैं। अगर WBS ऐड नहीं करेंगे तो आप मोबिलाइजेशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि लेआउट भी हमारे पास ड्राइंग के अंदर आती है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप यहाँ पे मैं लेआउट का जो है सिंपल ऐड कर लेता हूँ, इसको मैंने कंबाइन कर लेता हूँ, सबमिशन एंड अप्रूवल कर लेता हूँ।
लेआउट प्लान। ओके, अब इसको आप अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्यूरेशन जो है ये आगे हमने इसको चेंज करना है, इसके ऊपर हम डिटेल से हमारी प्रोडक्टिविटी शीट के मुताबिक हमारी होती है। अब हम आते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। इंजीनियरिंग क्या हमारे पास है, ड्राइंग्स है, शॉप ड्राइंग है, IFC ड्राइंग है। इसकी एक्टिविटीज़ आप किस तरह डिफाइन करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आप क्या करते हैं, इशूइंग ऑफ IFC ड्राइंग, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो ड्राइंग होती है। अब ये सिविल की अलग होती है, इलेक्ट्रिकल के अलग होते हैं, मैकेनिकल के अलग होते हैं। ठीक है, इशूइंग ऑफ IFC ड्राइंग, जब आपको IFC ड्राइंग आपको इशू हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, सबमिशन ऑफ शॉप ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें है, एक सबमिशन ऑफ आपकी शॉप ड्राइंग आ गई और एक चीज़ आपकी आ गई अप्रूवल ऑफ शॉप ड्राइंग। दो चीज़ें हमारे पास आ गई। आप अलग अलग भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो करूँगा, मैं सबमिशन एंड अप्रूवल को एक ही साथ रखूँगा। आप अलग अलग को भी डिफाइन करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ शॉप ड्राइंग। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो इशू ऑफ IFC ड्राइंग है और सबमिशन ऑफ या सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ शॉप ड्राइंग है, ये हमारी सिविल के लिए भी होगी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी होगी, मैकेनिकल के लिए भी होगी, प्लम्बिंग के लिए भी होगी, HVAC के लिए भी होगी, ये सारी चीज़ें होगी। अगर इनके केस आपके पास प्लम्बिंग है तो प्लम्बिंग किस डिसिप्लिन का वर्क है, मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के अंदर पहले आप प्लम्बिंग का WBS डिफाइन करो, उसके अंदर आप ये दो एक्टिविटीज़ डिफाइन करो, इशू ऑफ IFC, इशू ऑफ एंड अप्रूवल ऑफ शॉप ड्राइंग। ठीक है, तो इस तरह आपने कॉन्सेप्ट की तरीके से जाना है। मैं इन दोनों एक्टिविटीज़ को कॉपी करता हूं और इलेक्ट्रिकल के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूं। मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, और यहाँ पे इशू ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड अप्रूवल ऑफ सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ शॉप ड्राइंग इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, क्योंकि यहाँ पे WBS के अंदर क्लियर डिफाइन हुआ है। सेम चीज़ आप यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर भी इसको पेस्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे ओके करो और यहाँ से ओके करो इसको। ठीक है, अब ये देखो ID जो है ऑटोमेटिकली खुद बहुत चेंज हो जाती है, बट ID को जिस तरह मैंने कहा कि हमने लॉजिक तरीके से डिफाइन करना है, वो आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। अब हमने रिलेशनशिप को कुछ टच नहीं करना, अब हम सबसे पहले जो है एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेंगे। अब इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ गई हमारे पास प्रोक्यूरमेंट को। अब यहाँ पे हमारा जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ को हमारे पास जो है एक इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल होता है। होप आप सबको पता होगा, जिन्होंने स्टार्ट से लेक्चर डिफाइन स्टार्ट किए, उनको पता होगा कि इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास कौन सा होता है, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास कौन सा होता है। इसके ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पिछला भी क्लियर किया था, पिछले लेक्चर के अंदर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। हम इसकी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब सिविल का है स्ट्रक्चरल स्टील है हमारे पास। स्ट्रक्चरल स्टील हमारे पास कौन सा होता है, जो हमारे पास स्टील गर्डर होती है, टी बीम होती है, वो हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टील है। इसके अंदर मैं एक एक्टिविटी ऐड कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे देखो मैं पहले से एक्टिविटीज़ इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं एटलीस्ट 5 to 6 एक्टिविटीज़, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ गई उसको हम डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि स्ट्रक्चर की हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह डिफाइन होती है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटीज़ हमारे पास जो है वो हमारे पास है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। पहले मैं एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारे पास होती है POC इशू। इसके बाद हमारे पास NMRs आ गया 601, 602। इसको चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे NMR 601। इसके बाद हमारे पास जो है NMR 602। अच्छा, NMR 602 और 601 का टेक्निकल जो नाम है, आप यानी यहाँ पे तो मैं शॉर्टकट डिफाइन क्यों कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे NMR के लिए जो आपकी एक्टिविटीज़ का नेम है वो हमारे पास है वेंडर प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग। ठीक है, या ड्राइंग।
प्रीलिमिनरी या इनिशियल ड्राइंग, ये हमारे पास NMR 601 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इनिशियल स्टेज ऑफ ड्राइंग होती है। ठीक है, इसको मेरी एक वीडियो भी इसके ऊपर बन चुकी है, NMR 601, 602, 602, 603, यानी आपने इसको किस तरह प्रिपेयर करना है, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। NMRs की डिटेल से मैंने उसको डिफाइन किया है। और जो NMR 602 की हमारे पास डिटेल से एक्टिविटीज़ है, वेंडर प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। NMR 602 जो होता है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर डिफाइन कर लेता है, और 602 जो होता है जो फैब्रिकेशन वाली टीम होती है, यानी जो कंपनी होती है जो आपको ये चीज़, यानी ये स्टील स्ट्रक्चर है, ये आपको जो कंपनी बनाएगी वो आपको 602 डिटेल ड्राइंग के साथ भेजेगी। ठीक है, यानी 601 में क्या होता है, बेसिक ड्राइंग होती है, आप सबमिट कर लेते हो इसी कंपनी को, यानी जिससे हमने ये स्टील स्ट्रक्चर मंगवाना है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जब वो अप्रूव कर लेता है, NMR 601 चेक कर लेता है, उसके बाद इसी 601 के ड्राइंग के बेस पे वो 602 डिटेल ड्राइंग बना लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो है फैब्रिकेशन एट फैक्ट्री। फैब्रिकेशन का मतलब क्या है हमारे पास, यानी फैब्रिकेशन एट फैक्ट्री। फैब्रिकेशन एट फैक्ट्री का सिंपल मतलब यह है कि कंट्रैक्टर ने, सब कंट्रैक्टर ने इस स्टील स्ट्रक्चर की जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, यानी उसकी जो कंपनी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही, स्टील स्ट्रक्चर जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके बाद क्या हो, डिलीवरी टू कंस्ट्रक्शन साइट। मटेरियल जो है हमारा वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी साइट पे आना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी इसके अंदर है हमारे पास अप्रूवल ऑफ NMR 603। ठीक है, या सिंपल यहाँ पे देख दो, NMR 603 के हमारे पास जब हमारा NMR 601 इशू हो जाता है, 2 इशू हो जाता है, मटेरियल हमारा साइट के ऊपर आ जाता है, लग जाता है, फाइनल उसकी इंस्पेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद आपका लास्ट में क्लाइंट की तरफ से जो है NMR 603 आ जाता है, और 603 की 5% जो है वो पेमेंट होती है। ठीक है, अब जब आप क्लेम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, मोस्टली इनवॉइसेस जब हम क्लियर करते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि एज अ प्लानिंग इंजीनियर अगर आप सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपने इनवॉइसेस का काम भी आपने करना होता है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, PO इश्यूज़ आ गए हमारे पास, 601 602 आ गया, RFQ आ गए हमारे पास यहाँ पे, और इसके अलावा हमारे पास जो है फैट टेस्ट होता है जो फैब्रिकेशन एट फैक्ट्री के अंदर मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो है NMR 602, इसकी अपनी परसेंटेज की पेमेंट होती है। यानी एग्जांपल आप PO इशू कर लेते हैं तो 5% आप POs पे, या 10% है आई थिंक, 10% आप इस मटेरियल की टोटल कॉस्ट को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सेम NMR 602 और 601 की 5% है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। सेम जब आपका फैट टेस्ट हो जाता है उसके ऊपर आप 10% क्लेम कर सकते हैं मजीद। ठीक है, ये क्लेम मैनेजमेंट बहुत बड़ी फील्ड है। क्लेम मैनेजमेंट और प्लानिंग जो है आजकल साथ चलती है, जिसको हम IPC कहते हैं, इनवॉइसिंग अरामको के अंदर आप कम करेंगे तो इसको इनवॉइसिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, अब ये हमारी एक्टिविटीज़ जो है डिफाइन हो गई। अब इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास जितना भी होता है उसके लिए हमारे पास यही एक्टिविटीज़ डिफाइन होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सबको। यहाँ पे फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे डू नॉट शो अगेन, और यहाँ से ओके कर लेता हूँ, डू नॉट शो अगेन, और यहाँ से ओके कर लेता हूँ ताकि ये आगे हमें तंग ना करे। और सेम पंप्स के अंदर भी इसको लेके आओ, कॉपी करो, इसके अंदर भी हम यहाँ इसको कॉपी करेंगे, और AHU के अंदर भी हम इसको कॉपी करेंगे। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यही प्रोसेस होता है इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और LV स्विच बोर्ड की भी हम इसको जो है पेस्ट कर लेते हैं, लाइटिंग फिक्सचर के अंदर भी हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और डाटा नेटवर्क के अंदर। अब ये इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर जितने भी हमारे पास है हम इसको डिफाइन करेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे की, अगर इनकेस कोई चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर इनकेस हमारे पास कुछ गलती सी एग्जांपल मुझे पता नहीं लगा
कि एग्जांपल एलवी स्विच बोर्ड है, इसके लिए NMR 601 602 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है MTA एंड MR, जहां पे हमारे पास NMR 601 602 नहीं होगा, वहां हमारे पास MTA और MR होगा। MR हमारे पास मटेरियल रिक्विजिशन शीट होती है, MTA हमारे पास मटेरियल टेक्निकल शीट होती है। ठीक है, MTS इसको कहते हैं या MTA इसको कहते हैं या मटेरियल टेक्निकल अप्रूवल इसको कहते हैं। ये मोस्टली जो हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ होती है ना उसके अंदर होती है, लेकिन इसको हम डिफाइन नहीं करते। जब आप क्लेम मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि 5% जो है आप NMR 601 602 पे ऊपर 5% क्लेम करेंगे। अगर इनकेस आपकी इनवॉइस के अंदर NMR 60 इस मटेरियल के अंदर, यानी एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया LV स्विच बोर्ड का, कि यहाँ पे इसकी हमारे पास जो है ये इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर हमारी इनवॉइसेस के अंदर भी यानी क्लाइंट की तरफ से आया है, डिफाइंड हुआ है। अब स्टार्ट में प्रोजेक्ट जो होता है ये चीज़ें जो होती है बाद में कुछ चीज़ें नज़र आती है। स्टार्ट में आप डिफाइन करो, फिर बाद में आपने इसके अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट होता है उस बेस पे चलना होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, स्विच बोर्ड है हमारे पास, यहाँ पे हमने स्टार्ट में हमने बेस लाइन सबमिट कर दिया, अप्रूव भी हो गया, इसके ऊपर हमने काम भी स्टार्ट कर दिया। बाद में हमारा जो स्विच बोर्ड है ना, ये हम साइट के ऊपर जब लेके आएंगे, जब हमारी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन चली जाए, PU हमने इशू कर दिया, वहाँ पे हमने पता लग गया कि इसके लिए NMR की जगह MR की ज़रूरत है या MTA की ज़रूरत है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब आपका MTA अप्रूव हो जाता है या MR आपका अप्रूव हो जाता है, तो आप साथ में अगर इनकेस आपकी एक्टिविटीज़ ये भी डिफाइन हुई है तो आप क्या करोगे, MTA MR की जगह आप इन दोनों को क्लेम कर लोगे। NMR 601 और 601 को क्लेम भी करोगे और यहाँ पे स्केजुअल के अंदर अपडेट भी कर लोगे। अगर क्लेम की तरफ आपने जाना है क्लेम मैनेजमेंट के अंदर, तो आपने जब आपके पास NMR MTA आ गया हमारे पास, तो आप 601 को क्लेम करो और यहाँ पे अपडेट करो। अगर आपके पास MR आ गया तो आप 602 को क्लेम करो या 602 को अपडेट करो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बहुत इजी तरीके से जो है समझा लिया। अगर इनके इसके बावजूद भी आपका कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो होती है स्टार्ट में जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसके अंदर आती है। जब आप एक दफ़ा काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इंशाल्लाह तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये सारी चीज़ें। ओके, अब ये हमारी क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है इंजीनियरिंग मटीरियल डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल। अब यहाँ पे बात आ जाती है NMR 601 और 602 के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मैंने वीडियो के अंदर भी जो मैंने NMR 601 602 की वीडियो बनाई उसके अंदर भी डिफाइन किया है मैंने, कि हमारे पास हर मटेरियल के लिए NMR 603 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे पास हर मटेरियल के लिए NMR 601 602 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे डोर एंड विंडो के अंदर यही एक्टिविटीज़ पेस्ट कर लेता हूँ और इससे मैं ये दो एक्टिविटीज़ है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए हमारे पास NMR 601 602 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल जो होता है अभी इसके लिए MR MR NMR NTA की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन NMR 603 की रिक्वायरमेंट होती है। 603 हमारे पास जो होते हैं ये फाइनल इंस्पेक्शन पे हम इसको क्लेम करते हैं, यानी ये मटेरियल जो है वुडन डोर एंड विंडो है, इसकी रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन भी हो गई, PU इशू हो गए, फैब्रिकेशन फैक्ट्री भी हो गई, डिलीवरी एट कंस्ट्रक्शन साइट भी हो गए, NMR 603। अब NMR 603 में तब क्लेम करूँगा जब मेरी ये 4 एक्टिविटी जो फर्स्ट है ये 100% कंप्लीट हो जाए, तब मैं NMR 603 को क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैं सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट को और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको मैं फर्नीचर के अंदर भी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइल वर्क के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेम CPVC पाइप के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और प्लम्बिंग फिक्सचर के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। आगे मैं वायरिंग डिवाइस को भी इसको पेस्ट कर लेता हूँ और केबल वायरिंग के अंदर भी इसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। फाइबर ऑप्टिक है इसके अंदर भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ और CCTV के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। होप आपको जो है ये बहुत इजी लग रहा होगा। अब ये जितनी भी हमारे पास जो है वो एक्टिविटीज़ वो डिफ़ाइन हो गई, इसको हम मेन काम जो इसका है ना वो लिंक के साथ है, जब हम एक्टिविटी लिंक करेंगे उसके साथ। तो होप यहाँ तक काफ़ी था आज हमारी। इसको हम फर्दर जो लेके चले जाएंगे वो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ के साथ जब हम लिंक करेंगे तो वहाँ से आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।